हम दिल्ली जैसी सिटी में ओपन एरिया में भी वॉशरूम जाते थे क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं था, वॉशरूम भी नहीं थे उस टाइम पे। ये काफी मोटिवेशनल है कि एक सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ के एक सीए की कंपनी खोल रहा है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और जो सीए था वो कम्प्लीटली इंग्लिश में था। सो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज था। सो अभी तक हम मोर देन 300 कंपनीज सेटअप कर चुके हैं, 15 कंट्रियों के साथ ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, मे बी जमीन पे बैठ के, या ठीक है, सरकारी खाना खाया होगा वहां पे। आपकी क्या एडवाइस है जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जो बिजनेस फैमिली से नहीं आते? अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पैसा हो जाएंगे तब रिस्क लेंगे, तब रिस्क लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे पास वो चीज आ गई है, मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। हेलो एवरीबॉडी, आज है हम मनीष अनिल गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के मालिक के साथ। चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में। तो मनीष, कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल साई, आप इतना लंबा ट्रैवल करके दिल्ली आए और जैसे आप एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में उनके चैलेंजेस को जान रहे हो और कैसे वो एज ए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में बताइए, आपने ये कंपनी कब स्टार्ट की थी? सो ये कंपनी मैंने 2015 में स्टार्ट करी थी। सो आफ्टर क्वालिफाई सीए तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि मैं जॉब कर सकता हूँ और सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं अपना एज ए एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ। सबने सजेशन किया कि मनीष एक बार कहीं जॉब जाके देखो और कुछ 2-3 साल सेटल हो जाओ, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना। बट कुछ मेंटर थे मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली थी जो मुझे सपोर्ट किया और मैंने अपनी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी 2015 में स्टार्ट करी। तो आपने कभी काम नहीं किया किसी के अंडर और आपने सीधा अपनी कंपनी ओपन करी और आप बिजनेसमैन बन गए। एग्जैक्टली, सीए की लाइफ में क्या होता है, एक 3 साल की ट्रेनिंग्स रहती है, वो में इतनी इंपॉर्टेंट होती है, वहीं पे हम सारी लर्निंग करते हैं। बट जब एग्जीक्यूशन आता है वो हम जब अपनी एंटरप्रेन्योर या अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तब आता है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं और कितना सपोर्ट मिला आपको आपकी फैमिली से? यस, सो आई बॉर्न इन राजस्थान और मेरी आई एम ब्रॉट अप इन दिल्ली और मेरी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिल्ली में हुई थी। और हम दिल्ली में क्यों मूव करें, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने नहीं थे कि हम 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर कर सकते थे। सो हम दिल्ली में आए एक छोटे से 10 बाय 10 के कॉम्पैक्ट रूम में। और आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि हम दिल्ली जैसी सिटी में ओपन एरिया में भी वॉशरूम जाते थे क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं था, वॉशरूम भी नहीं थे उस टाइम पे। और हमने ग्रोसरी की पापा ने ग्रोसरी की स्टॉप स्टार्ट करी जहाँ से हम डे टू डे अर्निंग करें। मम्मी सुबह 5 बजे दुकान पे बैठती थी और रात को 11 बजे फ्री होते थे। तो एक हार्डशिप रही हमारी इस जर्नी में, बट उनका एक मोटिव था कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए। और उसी को वो भी एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने इतनी हार्डशिप के साथ हमें एजुकेशन दी। और मैं बड़ा लकी रहा कि ना मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि ये मेरे लिए ना बून की तरह काम करा, क्योंकि वहाँ पे ना डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटीज, मुझे ना ग्राउंड लेवल पे पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, इंस्पिरेशन थे। तो ये मेरी ऐसी जर्नी रही। तो आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई नहीं करी, आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी और फिर आपने सीए क्रैक किया और फिर आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करी आप अपनी। ये काफी मोटिवेशनल है कि एक सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ के एक सीए की कंपनी खोल रहा है। तो कैसे किया आपने? मतलब सरकारी स्कूल में आप पढ़े, आपका माइंडसेट तो एक जॉब सीकर माइंडसेट होगा या सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट होगा, पर आपने चेंज किया अपने माइंडसेट को, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे और आप बन भी गए हो। तो ये कैसे आपने ट्रांजिशन किया? सो आफ्टर क्वालिफाइड 12th, जब हमने 12th क्वालिफाई करी तो हमारी लाइफ में कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चों को कहाँ पे किस एजुकेशन में किया जाए। तो आज के टाइम पे इतनी सारी काउंसलिंग रहती है। माँ बाप ये कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर ले, क्योंकि हमारा काम था तुम्हें एजुकेशन देना, बट दे डोंट हैव राइट एजुकेशन की गाइड कर सके कहाँ जाए। जब मैंने सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी, सो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और जो सीए था वो कम्प्लीटली इंग्लिश में था। सो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज था कि यार मैं चूज इसलिए कर रहा हूँ, बट मैंने वो डिसाइडेड किया और किसी ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं मनीष आप कर सकते हो। तो इन लोगों के सपोर्ट से और लोगों की मोटिवेशन और बिहेवियर से मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी।
वो जो लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, वो आपके मेंटोर्स थे या आपके फैमिली मेंबर्स भी थे? वो मेरे फ्रेंड्स थे। उन्होंने कहा कि यार मनीष, आप ट्राई करो, आप कर सकते हो। सो आई ट्राइड और आई सक्सीडेड। मैं एट द एज ऑफ 22 मैं सीए बन गया था और मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और और मैं आप फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए क्वालिफाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बढ़िया। अगर आपकी कंपनी की बात करें तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? यस। सो हम फॉरेन बिजनेस ओनर्स और एनआरआई जो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, हम उनको उनकी कंपनी सेटअप्स करना, उनके कंप्लाइंसेस हो गए, उनको टैक्सेशन एडवाइजरीज देना, ये इसमें हम डील करते हैं। सो अभी तक हम मोर देन 300 कंपनीज सेटअप कर चुके हैं। 15 कंट्रियों के साथ ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। सो ये हमारी एक जर्नी है जो फॉरेन बिजनेस ओनर को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया ओवर द पीरियड आप देख सकते हो कि मोर देन 160 कंट्री से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से लोग चाह रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया आज 5th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2031 तक वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दैट्स अ फेवरेट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो बेसिकली आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए या अपने बिजनेस इंडिया में सेटअप करने के उनके लिए? बिजनेस सेटअप करने के लिए। परफेक्ट। इस जॉब में सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? इस जॉब में सबसे बड़ा मुश्किल पार्ट ये है कि ना, मैंने ये देखा कि जो फॉरेन बिजनेस ओनर्स जो इंडिया में आ रहे हैं, उनको किसी कंट्री में जाके ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, कौन सही राइट एजुकेशन है। बहुत जगह वो उनका ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है। तो ये एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि उनको राइट कंसल्टेंट मिलना। तो बेसिकली इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास आ रहे हैं तो आपके ऊपर भरोसा करना बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली, क्योंकि सीए किसी भी कंट्री में एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जाता है। तो इसके लिए हमें उनके साथ रिलेशंस रखने होते हैं, उनके रिलेशन बिल्डअप करने होते हैं, उनको राइट गाइडेंस। तो मैंने ओवर द पीरियड इस जर्नी में ये देखा है कि आप किसी की लाइफ में वैल्यू एडिट करते हो तो दैट्स वन ऑफ द बिग जहाँ पे आप किसी के लिए ट्रस्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यही साइकिल में करा है। आपने वैल्यू ऐड करी और उनका ट्रस्ट जीता। एग्जैक्टली। अगर आपकी कंपनी की बात करें तो आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? कितने लोग काम करते थे? आपने कर्ज लिया या किसी ने आपको पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट दी? यस। सो 2015 में जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था, तो ऐसे कोई क्लाइंट्स नहीं थे। तो सबसे पहले अपने घर से मैंने स्टार्ट किया 2 महीने। और एक मजे की बात कि ना, पड़ोसी आके बोलते थे कि लगता है आपका सीए क्वालिफाई कर गया लड़का, लेकिन अभी वो घर में बैठा हुआ है। तो उनको डाउट होने लगा। दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि कि वो फेक तो नहीं है? फेक तो नहीं है, मतलब फेक नहीं है, उसको जॉब नहीं मिली, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। सो मैंने वो वाली, जब मैं सीए क्वालिफाई किया तो मेरे घर वाले इतने खुश थे, और मैं 2 महीने जब मैंने उनकी देख रहा था कि यार वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि यार मेरे बच्चा घर में ही बैठा हुआ है। मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करके, क्योंकि खर्चे के लिए इतने पैसे नहीं थे कि हम ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। बट फाइनली हम एक क्लाइंट मुझे मिले जो मुझे 10-12 हज़ार रुपये मंथली मुझे पे करते थे। कौन से साल में? ये 2015 की बात है, जब 2-3 महीने बाद। तो मैंने उनके लिए कैसे काम किया कि मैंने उनको बोला कि मैं आपके ऑफिस में 30 दिन आके काम करूंगा और आपके बिजनेस को पूरा सेटअप करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, बट उसके बाद मैं आपको फ्रिक्वेंटली, मतलब आपके मंथ में 2 बार आऊंगा उसके बाद। तो मैं उनको 11,000 में एक नया सीए मिल गया फुल टाइम। अच्छा। ठीक है, तो फिर लेकिन मेरे लिए क्या था कि वो 11,000 रुपये से मैं रेंटल पे कर सकता था उस ऑफिस का। तो मैंने वो ऑफिस स्टार्ट किया एक छोटा सा, जो मेरा पहला स्टार्ट हुआ 11,000 रुपीज़ के रेंटल के साथ। और जब उस ऑफिस में मैंने स्टार्ट किया तो मैं अकेला था उस टाइम। सो उस ऑफिस में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था, क्योंकि जब मुझे क्लाइंट के पास जाना होता था तो मुझे ऑफिस बंद करना होता था। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि एक काम कर, फोटोकॉपी की मशीन है यहाँ पे, तुझे जितने भी नोट्स यहाँ पे फोटोकॉपी करने वो कर ले, लेकिन तू ऑफिस में बैठ जा, जिससे मेरा ऑफिस खुला रहेगा।
अच्छा अच्छा। सो ये एक जर्नी थी, एक डिफिकल्ट फेज था। मतलब खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे उस टाइम। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो मैं खुद ही इलेक्ट्रिसिटी का काम करता था। सफाई का काम है तो मेरे को खुद ही सफाई का काम करता था। उसके बाद एक हमारे ऑफिस में एक हिमांशु है, उन्होंने ज्वाइन किया। वो आज मोर देन 10 years है जो हम एक एक उस जर्नी पे जा चुके हैं कि हम एज ए बिजनेस भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एज ए पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक जर्नी रही उस टाइम से और अब तक की। तो इनिशियली एक ऑफिस था छोटा सा, 11,000 रुपये उसका रेंट था, और आप कहीं काम करते थे किसी के अंडर एज अ सीए, और 11,000 रुपये लेके आप रेंट देते थे। फिर धीरे धीरे आपने टीम बिल्ड करी अपनी, और फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स आए आपके पास। तो जैसे आपने 15 में शुरुआत करी, तो 16, 17, 18, 2020 तक क्या प्रोग्रेस रही? इनिशियली बहुत, देखो पहले जब 3 साल के बिजनेस में ना बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। तो उसमें ना ग्रो होना ना बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने खर्चों के लिए फाइट कर रहे होते हैं। जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना बिजनेस में ना नई स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। दैट्स ट्रू, मैं इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन किसी ने मुझे एक बात समझाई, और मेरे मेंटर्स है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स लेता रहता हूँ। सो उन्होंने एक बात बोली कि जो बिजनेस आप जो कर रहे हो वो उतना ही कर सकते हो जितना आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है। तो मुझे वो वाली बात समझ नहीं आई कभी, क्योंकि यार कैपेबिलिटीज़ मेरे अंदर तो बहुत कैपेबिलिटीज़ है। फिर उसने बताया कि जब आप अपने आप को ग्रो करते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो यू मस्ट फोकस फर्स्ट योर सेल्फ, देन यू कैन ग्रो योर बिजनेस मल्टी टाइम्स। तो आप अपने आप को कैसे ग्रो करते हो, क्या करते हो आप? यस, क्या एक्टिविटीज है, क्या आप ट्रेनिंग लेते हो? यस। सो मैंने ओवर द लास्ट 3-4 years में नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स ली। मार्केटिंग ट्रेनिंग्स, बिजनेस ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग्स, एआई ट्रेनिंग्स। सो अपने आप को ना एक लर्निंग जोन में रखा। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, इस लर्निंग जोन से मुझे हेल्प करा क्लाइंट्स के लिए वैल्यू एडिशन करना, टीम के लिए वैल्यू एडिशन करना, फैमिली के लिए वैल्यू एडिशन करना, और सबसे स्पेसिफिकली मेरे लिए कि इस वाली जर्नी में मैंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो मेरे फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि हमारे 15 कंट्रियों में ऑफिसेस हो, हमारे हर जगह ऑफिस हो। लेकिन मुझे कल नहीं करना, मुझे ओवर द पीरियड करना है, स्लोली करना है, पीस ऑफ माइंड के साथ करना है, और सबके साथ करना है। ग्रेट। तो आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, मे भी जमीन पे बैठ के, या ठीक है, सरकारी खाना खाया होगा वहां पे। आपकी क्या एडवाइस है जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जो बिजनेस फैमिली से नहीं आते, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? ओके, जो सरकारी स्कूल से आता है या कोई बिजनेस करना चाहता है, तो ना जो अपनी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले आता है डर, क्या मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हो ना, कुछ टाइम बाद आप नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को पाते हो, क्योंकि इस चीज़ में आप बहुत चीज़ें सीखते हो। तो मैं ये कहूँगा हमेशा जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा अपने लर्निंग मोड पे रहे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, जिससे क्या होगा कि वो सबके लिए हेल्प कर पाएंगे। जो लर्निंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। एंड सेकंड, एंटरप्रेन्योर जर्नी में रिस्क टेकिंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया करो, रिस्क लो, क्योंकि इट विल ब्रिंग सम एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। अगर किसी के पास पैसा ही ना हो रिस्क लेने का या कुछ नया ट्राई करने का, तो फिर क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब भी है अपने पास, तो पैसा सबके पास नहीं होता। तो अगर पैसा नहीं है तो लोग जो भी करना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क क्यों ही लेंगे जब कुछ है ही नहीं पीछे। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ओके, जिनके पास ये सोच रहे हैं पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है जो उनके साथ रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क एंटरप्रेन्योर जर्नी में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इट शुड बी बैलेंस, इट शुड बी बैलेंस, कि आपको बैलेंस रिस्क लेना है। तो जिनके पास पैसा नहीं है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पैसा हो जाएंगे तब रिस्क लेंगे, तब रिस्क लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे पास वो चीज़ आ गई है, मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो ये तो अच्छा चांस है कि आपके पास पैसा कम है तो आप रिस्क जल्दी ले सकते हो, और जल्दी एज में ले सकते हो। जब कुछ खोने को ही नहीं है तो डरना क्यों है? एग्जैक्टली।
ठीक है, तो मनीष जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपसे फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू। थैंक यू।